हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फ़ोन ऑन को डिस्कस कर रहे थे और फ़ोन ऑन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया हमने। अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक दो प्रॉपर्टी और बच गए इसके और फिर कुछ और चीज़ें के बारे में। तो हमने फ़ोन ऑन के बारे में बात की। तो फ़ोन ऑन क्या होता है एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको। हमने बोला कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट होती है, जाती है। तो वो जो एनर्जी है वो फोटोन की फॉर्म में जाती है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। वो जो कण के रूप में जाती है उस कण को हम लोग फोटोन बोलते हैं। उसी तरीके से सॉलिड मटेरियल के अंदर भी इसी टाइप का एक कंसेप्ट लाया गया कि सॉलिड मटेरियल में जब ध्वनि तरंगे एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, या मैं ऐसे बोल लूँ कि जब ऊष्मीय ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, थर्मल एनर्जी, तो वो जो प्रोपेगेशन होता है वो प्रोपोगेशन पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं फोनॉन। क्या बोलते हैं? फोनॉन बोलते हैं उनको। क्लियर है? फोनॉन की एनर्जी के बारे में बात कर लीजिए कि जैसे फोटोन का फॉर्मूला होता है उसी तरीके से फोनॉन का फॉर्मूला होता है। जिस तरीके से मोमेंटम फोटोन का होता है उसी तरीके से फोनॉन का होता है। फोनॉन जो होता है इसका स्पिन जो होता है इंटीजर वैल्यू होता है, पूर्णांक होता है। तो जिनका पूर्णांक होता है उनको बोसोन पार्टिकल बोलते हैं, बोसोन कण। तो इसको बोसोन कण बोला गया। बोसोन कण है तो बोसोन के हिसाब से जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, मतलब इसके ऊपर जो मैथमेटिक्स लगेगी वो बोसोन कणों की लगेगी। और बोसोन कणों का जो मैथमेटिक्स होता है वो ये होता है कि उसके लिए एक ये फॉर्मूला अप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, वितरण फलन का, वो ये होता है। इसके बारे में बोसोन पार्टिकल या बोसोन क्या होता है इसके बारे में और डिटेल में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के लास्ट यूनिट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया, बात समझ आया? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी अगर आवृत्ति की बात करूं, जैसे एनर्जी जो होती है फोनॉन की वो एच न्यू होता है फोनॉन। ये जो न्यू का रेंज होता है, ये जो होता है फ्रीक्वेंसी, ये 10⁴ से लेके कुछ 10⁻13 हर्ट्ज तक होती है। ये आवृत्ति होती है इसकी। तो लिखो, लाइन लिखो एक। फोनॉन की आवृत्ति, फोनॉन की आवृत्ति परास, फोनॉन की आवृत्ति परास, फोनॉन की आवृत्ति परास 10⁴ हर्ट्ज से 10⁻13 हर्ट्ज तक होती है। फोनॉन की आवृत्ति परास 10⁻4 हर्ट्ज से 10⁻13 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो लिखो द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फोनॉन्स, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फोनॉन्स, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फोनॉन्स इज 10⁴ to 10⁻13 हर्ट्ज, 10⁻13 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखो एक और बात करता हूँ, एक टॉपिक के एक चीज़ और बात करता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है। जो फोनॉन उत्पन्न कैसे होता है या इसका अवशोषण कैसे होता है। जैसे फोटोन के बारे में बात करें तो हम लोग फोटोन के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि जब एनर्जी एक क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है और इस एनर्जी लेवल से वापस इस एनर्जी लेवल में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है। और जब एनर्जी एमिट करता है तो यहाँ से जो एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में निकलती है। इस तरीके से फोटोन बनता है। क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन जैसे भी जहाँ पे पढ़ा वो फोटोन का एमिशन इस तरीके से होता है। इसी तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन, इसका अवशोषण होता है, उसका भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। तो जैसे फोटोन उत्पन्न कैसे होता है या अवशोषण कैसे होता है, उसका एमिशन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसी वे में हम लोग फोनॉन के बारे में भी बात करेंगे कि सॉलिड मटेरियल के अंदर जो फोनॉन कैसे उत्पन्न होता है या कैसे वो अवशोषित होता है उसके बारे में, एब्जॉर्प्शन और एमिशन या क्रिएशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो है नेक्स्ट जो है फोनॉन, नेक्स्ट पॉइंट है फोनॉन का अवशोषण एवं उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन और क्रिएशन, एमिशन ऑफ फोनॉन, एमिशन ऑफ फोनॉन। ठीक है, ये इसके बारे में बात करते हैं। ये कैसे होता है समझ लो बात को। पहले यहाँ पे लाइन लिखो। जब फोटोन
जब फोटोन किसी जालक से प्रकीर्णन जालक से टक्कर करता है, जब फोटोन किसी जालक से टक्कर करता है तो दो प्रकार से प्रकीर्णन होता है। इंग्लिश में लिखो, व्हेन फोटोन incidents on solid material, then there are two types of scattering. ऐसा है कि मान लो आपका कोई जालक है, लेटिस है ना, लेटिस है, उस पर कोई फोटोन आ रहा है। कौन आ रहा है? फोटोन आ रहा है। कौन आ रहा है? फोटोन इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर। तो जब फोटोन आता है, मान लो ये फोटोन है, इसका जो तरंग संचरण नियतांक है, वेव प्रोपोगेशन वेक्टर, वो है के वेक्टर है। ठीक है, अरे फोटोन आ रहा है तो के वेक्टर है। अब जब ये जालक, ये लेटिस है और जालक है तो लेटिस है तो उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो है जो प्रतिलोमी जालक सदिश होता है, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, वो है जी वेक्टर है। मान लो इस लेटिस का रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो है प्रतिलोमी जालक सदिश, वो है जी वेक्टर है, और यहाँ से जो फोटोन आ रहा है उसका ये के वेक्टर है, संचरण नियतांक, प्रोपोगेशन वेक्टर, ये के वेक्टर है। अब ये आता है तो दो तरीके की, ये मतलब ये यहाँ से आपतित हुआ तो दो तरीके की कंडीशन बनती है। एक तो जो होते दो, मतलब ये जब यहाँ से टकराएगा तो टकराने के बाद में क्या होगा उसको बोलते हैं प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। तो वो स्कैटरिंग दो तरीके की, मतलब दो टाइप से यहाँ पे चीजें हो सकती है। पहला जो है उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, प्रत्यास्थ या सामान्य भी बोलते हैं प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, इसको बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। ठीक है, अब ये जो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है इसमें क्या होता है इसके बारे में लिखो। तो दो टाइप का, एक तो प्रत्यास्थ होगा, एक अप्रत्यास्थ होगा, एक इनइलास्टिक होगा। तो इलास्टिक में बात कर लेते हैं पहले, तो लिखो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में जब संचरण नियतांक के वेक्टर का फोटोन प्रतिलोमी जालक सदिश जी वेक्टर के जालक से प्रकीर्णित होता है तो आपतित एवं प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति समान होती है। तो आपतित एवं प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति समान होती है। इंग्लिश में लिखो इसको, इन दिस कंडीशन the frequency of incoming and scattered photon in this condition the frequency of incoming and scattered photon is equal frequencies of incoming and incident photon are equal। देखो क्या है,
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि फोनोन जनरेट कैसे होता है या उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अवशोषण या उसका उत्सर्जन कैसे होता है, कैसे बनता है। अब देखो फोटोन आ रहा है, एक लेटिस से एक जालक एक ठोस पदार्थ है सॉलिड मटेरियल, उससे कोलिजन करता है, टक्कर करता है, टक्कर के बाद में ये फोटोन किधर ना किधर जाएगा। जैसे मान लो ये फोटोन इधर जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, इसका अब जो वेक्टर है वो है k डैश, संचरण नियतांक जो है या संचरण सदिश बोल दो, इसका प्रोपोगेशन कांस्टेंट या प्रोपोगेशन वेक्टर अब k डैश से पहले k वेक्टर था, ये g वेक्टर है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन इस तरीके से लिखते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं तरंग संचरण नियतांक के संरक्षण बोलते हैं इसको, संचरण नियतांक के संरक्षण से, बाय द कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोल लो इसको k को। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। जैसे पहले कौन था, पहले k वेक्टर था, फोटोन था और g था, मतलब मटेरियल था और फोटोन था, दो चीजें थी। तो दो चीजें थी, तो इन दोनों का जो एड है, एडिशन कर दो, k वेक्टर प्लस g वेक्टर है। सॉलिड मटेरियल था और ये था, ये पहले की सिचुएशन है स्टार्टिंग की। बाद में क्या हुआ, बाद में k डैश बन गया अपने पास में, k डैश बन गया, तो ये लो k डैश। ये जो है, अब किसी के दिमाग में है कि ये कैसे आया, तो ये यहाँ से नहीं आया है, ये इंट्यूशन से आया है, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये कैसे बना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सॉलिड मटेरियल के ऊपर फोटोन आता है तो वो g वेक्टर k वेक्टर में ये रिलेशन होता है। आई बात समझ, ये सीन है। आगे बात करते हैं, इसको h कट से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया h कट k वेक्टर प्लस h कट g वेक्टर, ये आ गया। क्लियर है? ये तो क्या हो गया, इसको p डैश, ये क्या हो गया, देखो अभी ये संवेग का फॉर्मूला भी यही होता है। संवेग होता है ना मोमेंटम, जैसे फोटोन या फोनोन है, यहाँ पे फोनोन है, फोनोन का यहाँ पे फोटोन है तो फोटोन का मोमेंटम ये। तो जैसे फोटोन आ रहा है तो उस फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, संवेग। फोटोन का मोमेंटम भी ऐसे होता है h बाई लेमडा, और इसको ये होता है फोटोन का संवेग, अगर याद हो तो फोटोन का जो मोमेंटम होता है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 पाई से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फर्क ऐसे पड़ेगा कि इसका दूसरा फॉर्म मिल जाएगा h बाई 2 लेमडा, h बाई 2 लेमडा को लिखते हैं h कट, और 2 पाई बाई लेमडा को लिखते हैं न्यू, सॉरी 2 पाई बाई लेमडा को लिखते हैं हम लोग k, 2 पाई बाई लेमडा क्या लिखते हैं k। तो ये जो p है संवेग है, मोमेंटम है, वो बन गया h कट k, ये बन गया। तो ये है p डैश और ये हो गया p वेक्टर और ये है h कट g वेक्टर। तो ये जो p वेक्टर है, ये डायग्राम छापना आपको, ये डायग्राम p वेक्टर तो है जो आपतित फोटोन था उसका संवेग, इसका मोमेंटम, p डैश किसका, इसका मोमेंटम, और h कट g वेक्टर जो है इसको बोलते हैं, ये जो जालक है इसका रिकॉइलिंग मोमेंटम, रिकॉइलिंग को बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ, कोई वर्ड है अभी मैं बता दूंगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन ये सारा सीन बनता है, क्या है मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन इलास्टिक जो स्कैटरिंग होता है उसमें क्या होता है, जैसे फोटोन आया, इलास्टिक या नॉन इलास्टिक, फोटोन तो आएगा, फोटोन आएगा इसके ऊपर टक्कर करेगा, लेकिन टक्कर के बाद में कोई नया जनरेट नहीं होगा कुछ भी, ये बस फोटोन गया तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा, तो इसमें इस इलास्टिक में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, यही पढ़ा हमने, इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होगी। तो इसका k वेक्टर पहले ये था, अभी k डैश से वेक्टर ये हो गया, और ये g वेक्टर है। तो इन तीनों में बीच में ये रिलेशन होता है, इसके हिसाब से हमने मोमेंटम के बारे में ये निकाला। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें ऐसा है कि जो, क्योंकि ये प्रत्यास्थ है, इलास्टिक है, इलास्टिक होने का मतलब है कि k वेक्टर फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, और जब फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है तो k वेक्टर और k डैश वेक्टर, इनका जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो बराबर होता है। बराबर क्यों होता है, इसकी वजह ये होती है कि जो k होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा होता है। ये तो खैर वेक्टर क्वांटिटी तो है,
तो लेमडा सी इक्वल्स टू न्यू लेमडा होता है, तो लेमडा जो होता है सी बाई न्यू हो जाएगा, तो के क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा का वैल्यू सी बाई न्यू रख दो तो सी और ये न्यू, ये होता है के का वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई सी ये तो कांस्टेंट है, न्यू है, ये न्यू अगर के वेक्टर और के डैश दोनों का मोड इक्वल है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, या फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का मोड क्या होता है, परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों की जब फ्रीक्वेंसी बराबर होती है आने वाली और जाने वाले की, तो के वेक्टर और के डैश वेक्टर बराबर होता है। इस पूरी सिचुएशन में कहीं पर भी फोटोन नहीं है। इस पूरी सिचुएशन में देखो यहां से फोटोन आ रहा था, इधर भी फोटोन चला गया, ये भी फोटोन ही है। तो हमारे पास में फोनोन कहां पर है, इस कंडीशन में फोनोन है ही नहीं, ना तो इसमें फोनोन का अवशोषण होता है ना उत्पन्न होता है। तो जब इलास्टिक स्कैटरिंग होता है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है, उसमें फोटोन जनरेट नहीं होता, ना ही फोटोन का अवशोषण होता है, मतलब फोनोन जनरेशन नहीं होता है इस कंडीशन में। अगर ये इस तरीके से हो रहा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी और इसकी बराबर होती है तो नया फोनोन जनरेट नहीं होता है, और ना ही कोई फोनोन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता। लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर नहीं हो, मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो, तब फोनोन जनरेट होगा। तो अब अप्रत्यास्थ को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप ये छाप लो पॉज करके, ये डायग्राम भी छापना और ये सारा सब कुछ छाप लो। ये इधर वाला नहीं, इधर वाला तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए बताया मैंने, बाकी ये छाप लो पॉज करके, ठीक है, ये छाप लेना। क्लियर है? चलो मैं इन चीज़ों के बारे में लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे पी वेक्टर क्या है, पी डैश वेक्टर क्या है। पी वेक्टर जो है आपतित फोटोन का संवेग, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट, फोटोन है, फोनोन नहीं है, इंसिडेंट फोटोन, ध्यान रखना है। पी डैश वेक्टर जो है वो क्या है, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम है। इसके बाद में ये जो एच कट जी वेक्टर है, इसको बोलते हैं लेटिस का रिकॉइलिंग मोमेंटम ऑफ लेटिस, इसका ये नाम है। उसको हिंदी में बोलते हैं, रिकॉइलिंग को बोलते हैं प्रतिक्षिप्त जालक का प्रतिक्षिप्त संवेग। ये 3-4 चीजें हैं। क्लियर है? आवृत्ति बराबर होती है तो ये दोनों बराबर होगा। यहाँ पे आप इसके बराबर में ऐसे भी लिख लेना, फ्रीक्वेंसी न्यू और न्यू डैश क्या होगा, बराबर। क्लियर? ये किसकी कंडीशन में हो गया, प्रत्यास्थ वाली में। इलास्टिक में हो गया। अब इन इलास्टिक की बात कर लेता हूं मैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में क्या है सुनो, एक बार टाइम का आइडिया ले लेते हो, 10 मिनट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में जो इनकमिंग और जो आउटगोइंग होता है उसका फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होता। मतलब इसमें ऐसा है कि ये जैसे जालक है जिसका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो है प्रतिलोमी जालक सदिश जी वेक्टर है, इसके ऊपर अगर कोई फोटोन आता है, ये है फोटोन। इसका जो वेक्टर है के वेक्टर है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। तो इसका इनकमिंग का फ्रीक्वेंसी और ये जो इधर से स्कैटरिंग प्रकीर्णन के बाद में जो फोटोन गया है, ये फोटोन, ये भी फोटोन है, प्रकीर्णित फोटोन है,
प्रकीर्णित फोटोन, मतलब स्कैटरिंग के बाद में, स्कैटर्ड फोटोन बोल लो इसको, स्कैटर्ड फोटोन। तो स्कैटर्ड जो फोटोन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू डैश ले लो, और इसका जो वेक्टर है के डैश वेक्टर ले लो। ये न्यू और न्यू डैश बराबर नहीं होते इस सिचुएशन में, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में। इन इलास्टिक स्कैटरिंग के टाइम पे न्यू और न्यू डैश इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात समझ में, दोनों इक्वल नहीं होते। दूसरी चीज, जब ये इंसिडेंट होता है ये इधर चला जाता, अब बराबर नहीं होते तो मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं गई है, या अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं से एनर्जी आई है। तो अगर एनर्जी गई है तो एक नया पार्टिकल जनरेट होता है, और वो जो नया पार्टिकल है वो होता है फोनोन, और उसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से, थोड़ा स्प्रिंग टाइप। इसको तो थोड़ा ऐसा वेविक फॉर्म में बनाते हैं तरंग के रूप में, इसको थोड़ा सा स्प्रिंग फॉर्म में बनाते हैं। इसका कैपिटल के लिख लेता हूं मैं, अभी कैपिटल के स्मॉल के में मेरे मामले में समझ नहीं आ रहा ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको मैं डबल लाइन लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ डबल लाइन, ताकि ध्यान रहे, क्योंकि कैपिटल के स्मॉल के को मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। इसका जो फोनोन है उसका जो तरंग नियतांक है वो के। तो ऐसा है कि जब इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है तो आवृत्ति क्या होती है, इनकमिंग फोटोन की और स्कैटर्ड फोटोन की बराबर नहीं होती। इस आवृत्ति बराबर नहीं होती, फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होती, मतलब एनर्जी भी चेंज हो रही है। एनर्जी चेंज हो रही है, या तो एनर्जी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं से आ रही है, या फिर एनर्जी कम हो रही है तो मतलब कहीं ना जा रही है। तो कहीं एनर्जी जाएगी तो फोनोन उत्पन्न होगा, कहीं से एनर्जी आएगी तो फोनोन का अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये चीज़ें हैं, इस कंडीशन में ऐसा होता है। तो अगर मान लो क्या होता है आप समझ लो, तो यहाँ पे पहले एक चीज लिख लो, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में आपतित एवं प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति, आपतित एवं प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति बराबर नहीं होती है। आपतित एवं प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति बराबर नहीं होती है। The frequency of incident and scattered photon, the frequency of incident and scattered photon are not equal in inelastic scattering, are not equal in inelastic scattering, ठीक है, इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, फोटोन जनरेट होता है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं जाएगी तो जनरेट होगा, और आएगी तो अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो दो सिचुएशन बनती है। तो लिखो, इसके आगे लिखो, जिसके कारण फोनोन का उत्सर्जन एवं अवशोषण होता है, जिसके कारण फोनोन का उत्सर्जन एवं अवशोषण होता है। That's why phonons are created or generated, phonons are created or absorbed, ठीक है। अब देखो क्या है, पहले तो ऐसा था कि जब आ रहा था फोटोन, पहले वाले सीन में जब प्रत्यास्थ वाले में आ रहा था, तो इसका के वेक्टर प्लस ये था जालक लेटिस था जी वेक्टर, और केवल ये नहीं था, यही था, के डैश ही था, तो ये हो जा रहा था के डैश वेक्टर, ऐसे था। लेकिन अब के डैश के साथ में ये भी निकला है या आया है, तो ये के ये इसका ओरेड होगा, तो ये होगा के डैश वेक्टर प्लस के वेक्टर, ठीक है, ये रोल फॉलो होगा। आई बात समझ, ये सीन बनेगा। अब अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा वो डिपेंड करेगा के वेक्टर का डायरेक्शन वगैरह क्या होगा, तो वो तो वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक तो सीन ये है, एक सेकेंड, एक तो ये है इस डायग्राम को, तो ये तो क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, क्रिएशन बोल सकते हैं इसको, या एमिशन बोल सकते हैं, ये क्रिएशन हो रहा है। दूसरा
अवशोषण होगा तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, मतलब ये आगे अवशोषित हो जाएगा। ये क्या, उत्सर्जित फोटोन, फोनोन, उत्सर्जित फोनोन, एमिटेड, ये क्रिएटेड, एमिटेड लिख लो, एमिटेड फोनोन, एमिटेड फोनोन। अगर उत्सर्ज अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या होगा, ये आएगा और इधर तो जाएगा जाएगा, वो इधर से फोनोन आएगा, अवशोषण होगा इसमें। ये के वेक्टर हो गया, इधर के डैश हो गया और इधर वो के, ये फोनोन का, फोनोन, ये फोटोन है इधर और ये भी फोटोन। ठीक है, इसमें क्या होगा, अवशोषण होगा, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन का होगा, ये उत्सर्जन का, ये क्रिएशन का, ये एमिशन का, सॉरी एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, और ये छाप लेना भैया, ये दोनों डायग्राम तो छापने हैं, ये भी छापना है, ये लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको भी अगर आप एच कट के डैश वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, एच कट के एच कट के वेक्टर प्लस एच कट जी वेक्टर, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये पी डैश, ये तो फोटोन का आफ्टर स्कैटरिंग, ये फोनोन का कर देता हूँ, ये फोनोन का हो गया, और ये पी वेक्टर प्लस एच कट जी वेक्टर, ये सब कुछ ये आ गया। इस तरीके से लिख सकते हो आप। ये चीज़ें छाप लेना, जो भी है पॉज करके इसको सबको छाप लेना। क्लियर, ये बात हो गई भैया फोनोन के बारे में, कि जब यहाँ से एनर्जी निकलेगी तो वो फोनोन के रूप में निकलेगी, और अगर एनर्जी अवशोषित होती है, इसका मतलब कि फोनोन की एनर्जी ये अवशोषित करके चला गया, ये एब्जॉर्ब करके चला गया, इसका मतलब फोनोन खत्म हो जाएगा वहाँ से। इस तरीके से फोनोन के बारे में बात है। क्लियर है, ये टाइम ओवर हो गया, एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा फोनोन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। मतलब फोनोन का ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, ये सारा प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गया, इसका गुणधर्म तो खत्म हो गया। अब हम लोग दो एक चीज़ें बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें देखी गई, इसलिए पता चलता है कि फोनोन होता है वाकई में। तो उसके बारे में दो एक पॉइंट लिखेंगे कि इसके अस्तित्व का कैसे पता चलता है, इसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, वो बात करेंगे, और फिर थोड़ा सा डिबाई के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट लेक्चर में आधे घंटे में ये फिनिश हो जाएगा। ओके।